अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आगा तहफ़्फ़ुज़ खान दुरानी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उमरकोट में, जो कि माजी में अमरकोट के नाम से जाना जाता था। अमरकोट की जो बुनियाद थी वो 11वीं सेंचुरी में राणा अमर सिंह ने रखी थी और आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो उसी फैमिली का घर है। उनका एक कोर्ट है यहाँ पर और अभी जो उस फैमिली में से करंट जो राणा है वो 36 राणा है, राणा हमीर सिंह सोधा। और जो नेक्स्ट इन लाइन है फॉर बिकम राणा कंवर करनी सिंह, आज हम उनके पास आए हैं उनकी शनाख्त दिखाने के लिए। तो फिर नाज़रीन आइए जानते हैं कि कुंवर करनी सिंह की शनाख्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब, खुश है, तबीयत ठीक होने वाली सब खैर, अल्लाह का करम है। हेलो सर। हाय सर। खुश हैं, तबीयत ठीक है, मज़े बारिश सब खैर, फर्स्ट क्लास। कंवर साहब, आपके वालिद साहब अभी 36 राणा हैं आपके क्लैन के, आपके ट्राइब के। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ राणा? आप नेक्स्ट इन लाइन भी हैं। देखिए, हम अपने आप को जब राजपूत कहते हैं तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि संस्कृत में जो असल लफ्ज़ था वो था रज। रज बेसिकली मीन्स सॉइल, पूत मतलब उसका बेटा। तो राणा वही हो सकता है जो धरती का बेटा हो, जो धरती से मोहब्बत करता हो, धरती की हिफाजत करने की चाहत रखता हो, और ना सिर्फ धरती पे रहने वाले इंसान और उस पर आपका जितना भी नेचुरल सिस्टम है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, एनवायरनमेंट हो, उसकी भी प्रोटेक्शन, उससे भी उतनी मोहब्बत जितनी अपने इंसान से आदमी करता है। ये सारी चीज़ें एक आदमी में होना ज़रूरी हैं। सर, सिंध इज़ नोन टू बी लैंड ऑफ सूफीज़म, विच मीन्स कि नो कलर और कास्ट क्रीड में कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पर आपके एरिया में 50% मेजॉरिटी हिंदू है। तो हाउ डू यू मेंटेन पीस इन दिस एरिया? इसमें भी क्रेडिट जो है हमारे बुज़ुर्गों को जाता है, ना सिर्फ हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं सारे, चाहे अमीर हो या गरीब, पर उनका जो एक आने जाने का, उठने बैठने का जो एक रिश्ता रहा है हर किसी से, उसी चीज़ को हमें कंटिन्यू करनी है, उन्हीं स्टेप्स पे हमें फॉलो करना है। वो अगर हम करेंगे, उसी तरीके से चलेंगे तो आराम से मेंटेन कर सकते हैं। कंवर साहब, एक ज़माने में आपकी डायनेस्टी होती थी, आपका एक सल्तनत होती थी। तो अभी आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने आपकी ज़राए आमदनी है वो? देखें, वो जो ज़मीनों वगैरह का है, तो पहले, हम तो हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उस वक्त कोई लैंड रिकॉर्ड होता नहीं था। लैंड रिकॉर्ड बेसिकली आया मेनली सिंध के अंदर है अंग्रेज़ों के वक्त से, जब उन्होंने एक पेपर के ऊपर लिख के देना शुरू करा कि आपके पास इतनी ज़मीन है, ये वो। तो उस वक्त जो थी हमारे पास तकरीबन 5,500 एकड़ ज़रई ज़मीन थी, जब पहली बार इरीगेटेड लैंड्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, और तकरीबन 3,000 एकड़ सहराई ज़मीन, जिसे बारानी ज़मीन कहा जाता है, वो थी। फिर 70s के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए, उसके अंदर फैमिली पे टूटी, तो फिर वो टूटती आई, फिर हर भाई का अपना हिस्सा हुआ है। उस हिसाब से वही 800,000 एकड़ जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो है, और जो बची हमारी डेजर्ट की लैंड्स, वो आज दिन तक हमने कंटिन्यू रखी है। बड़ी बात यह है कि हमारी फैमिली में से किसी ने 1 इंच आज दिन तक बेचा नहीं है, तो वो अलग ही फैमिली के लोगों के पास, कजन्स वगैरह के अंदर, वो आज दिन तक इंटैक्ट है। सर, आपके अभी पॉलिटिकल आपका कैसे करियर चल रहा है? मैंने सुना आप पॉलिटिक्स में भी हैं और आप लास्ट चेयरमैन भी रहे हैं 4 साल। 2016 के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर मैं एंटर हुआ, कंटेस्ट करा यूनियन काउंसिल पीथापुर, जो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का हिस्सा है, उससे इलेक्ट हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रहा 4 सालों के लिए, और हाल ही में 2020 अगस्त के अंदर हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद भी आपकी कोई है, मतलब ऐसी पॉलिसी, कोई एमपी या एमएनए की सीट पे इलेक्शन लड़ने की? या पॉलिटिक्स सारी ज़िंदगी वालिद साहब भी करते आए, दादा भी करते आए, परदादा भी करते आए, तो वही देखते आए हैं। तो बस सियासत करने का शौक़ है, फिर जहाँ मंजिल लेके जाए। अब आपने बात करी ज़मीनों की, तो बेहतर ये है कि आपको थोड़ी ज़मीन भी दिखा दी जाए। बेहतर है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमरकोट जो है वो गेटवे ऑफ थर है, और इसका आधा हिस्सा ज्योग्राफिकली, इसका हाफ हिस्सा जो है वो राजस्थान राजपूताना और आधा धाट में आता है। इसका क्या मतलब है? अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम रखा गया है। अब गेटवे ऑफ थर डेजर्ट आपने बात करी, तो उसकी मेन वजह ही यही है कि आप सामने देख रहे हैं, ये इरीगेटेड लैंड है सारा। अंग्रेज़ ये जो पानी का सिस्टम नेटवर्क लेके आए, उससे ये इरीगेट होने लगा। नहीं तो भी सिंधु की जो है इरिगेशन यहाँ पे होती थी। लेफ्ट साइड पे अगर अपन जाएंगे तो डेजर्ट शुरू हो जाएगा। सही, इसलिए इसको कहता है गेटवे टू थर डेजर्ट।
राइट। रही बात अलग अलग इलाके की, तो राजपुताने के अंदर भी आप जाएंगे तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, अजमेरा है, अलग अलग इलाके। वैसे जो थर पाकिस्तान के अंदर आया वो ठाट का इलाका है, सही। जिससे हमारा ताल्लुक है, जिसकी जबान भी अलग है, जिसका खाना पीना भी हल्का सा अलग होगा। हर रीजन का अपना कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सही। और ये आप उमूमन भी आप ऐसे ही मतलब गाड़ी में निकलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। काफी हमें जमींदारी का बहुत ज्यादा शौक है। जबरदस्त। मेरे वालिद साहब को भी बहुत है, मेरे दादा को भी बहुत था, मुझे भी है। कंवर साहब, राणा जो होते हैं उनको नेचर के हिसाब से बड़ा नॉलेज होती है जी। ये कैसी कोई खास खूबी है या किस तरह ये आप में ये पाया जाता है, ये क्या चीज़ है? सिर्फ नहीं, जो जितने भी दही इलाकों से लोगों को ताल्लुक है उनको नेचर पे बहुत बड़ा अनासार रहता है, क्योंकि नेचर के थ्रू ही उन्हें पता पड़ता है कि क्या होने वाला है, उनका कैटल कितना सेहतमंद रहेगा नहीं रहेगा। हर चीज़ नेचर पे ही डिपेंड करती है। अब उसका एक छोटा सा मिसाल है, ये आप पेड़ देख रहे हैं जी। आप किसी दूसरी ज़मीन पे जाएंगे जी। तो आपको इतने पेड़ नहीं दिखेंगे। यहाँ पे तकरीबन 8-10 हज़ार की तादाद में हमारे पास पेड़ हैं, और हम एक पेड़ भी किसी को काटने नहीं देते, ना हम कभी काटते हैं। जब तक लिए पेड़ बूढ़ा होके गिरे ना, तब तक लिए हम नहीं काटते हैं। और ये आप दरख्त से भी आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब काफ़ी ऐसे दरख्त हैं, जिस तरह पीलू जिस पे लगता है झाड़ पे, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि इस साल कैसा गुजरेगा हेल्थ वाइज। तो ये जब मुझे पता चला तो मैंने पूछा लोगों से जाके कि स्पेशली 2020 के लिए कि इस बार पीलू कितने लगे थे, तो लोगों ने बोला नहीं, और आप बिल्कुल नहीं, माने बहुत बड़े काफी टाइम बाद इतना कम पीलू लगे थे। अच्छा। और ये कोरोना जैसी वबा हमारे सर पे आके गिर पड़ी। तो ये इन छोटी छोटी चीजों पे, हाँ, अगर आप पेड़ के ऊपर सांप को बैठा हुआ देख लें, सही, स्पेशली आप देखें कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो आप ये समझ लें कि फ्लड्स आने ही आने हैं। अच्छा। अदरवाइज स्नेक को आप एकदम से ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखेंगे पेड़ पे। जबरदस्त। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। कैटल के लिए भी अगर थोड़ा मौसम ह्यूमिडिटी हो जाए और सारा का सारा कैटल एकदम से ऊपर देखे स्पेशली, तो आप समझ जाएं कि विद इन 5-10 मिनट्स बरसात होने वाली है। सही। तो इस तरीके से नेचर से आदमी जो है सीखता था और उसे समझने की कोशिश करता था, और वही कंटिन्यूटली आप फैमिली में भी वो चल रही है? बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें जो बुजुर्गों को पता थी वो हमें भी रहें, और हम उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसिस दें। जबरदस्त। आपका घराना भारतीय महाराजाओं से, वहाँ के जो बादशाह हैं या महाराजा हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में असर सुख रखता है या नहीं रखता है? देखिए, मेरे नज़रिए के मुताबिक अब वो राजा महाराजाओं के दौर गए। 21वीं सदी के अंदर मेरे मुताबिक राजा महाराजा वही है जो अपने अवाम के बीच में रहे और जिसे उसकी अवाम पसंद करे। अब वो ज़माना चला गया जब आप कौम को इकट्ठे करते थे, लड़ते थे और फिर हाकिम बनते थे और फिर इंसाफ का सिस्टम लाते थे। अब वो तो है नहीं। अब जो आदमी अवाम के बीच में रहे, जो जिसको अवाम जितनी पसंद करे, वही राजा है, वही महाराजा है। सही। आपकी सोडा जो ट्राइब है, तो मेरे ख्याल से 80% वहाँ पर भी हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं। जी जी। तो उनकी लिविंग ऑफ मतलब स्टैंडर्ड लाइफ जो है उनकी, वो और आपकी यहाँ पर मतलब कितना उसमें डिफरेंशिएट है, कितना डिफरेंस है? देखें, वो तो डिपेंड करता है आपकी। यहाँ से जब गए थे, देवर ऑब्वियसली नॉट इकोनॉमिकली इतने बेहतर नहीं थे, क्योंकि सब अपनी ज़मीन वमीन छोड़ के जाना पड़ा, सूरत हाल ऐसी बनी। पर जिस आदमी ने भी वहाँ पे मेहनत करी इन 30-40 सालों में, तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाई है और वहाँ पे अभी बेहतर है। कंवर साहब, आपकी फैमिली का पाकिस्तान बनाने में मतलब काफ़ी रोल रहा है। आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे उनका रोल था। उसके बाद फिर जब पार्टीशन हुआ तो फिर पाकिस्तान के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। तो उसके बारे में कुछ बताइएगा, वो किस तरह का? बेसिकली जब कायदे-आज़म साहब ने अपनी 14 पॉइंट्स के एजेंडा के अंदर ये उठाया गया था कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनको अलग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो उस वक्त सिंध जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ का इलेक्टेड एमएलए उस जमाने के अंदर बॉम्बे जाके बैठता था। तो कायदे आजम की ये भी डिमांड थी कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए, क्योंकि सिंध की हमेशा से एक शिनाख्त रही है और ये वन ऑफ द मेन पॉइंट्स थे उन 14 एजेंडा के अंदर। तो उस चीज को जो है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी सेकंड करा। उन्होंने बोला बिल्कुल सिंध की अपनी एक आइडेंटिटी रही है और हमें बॉम्बे से अलग होना है। तो 35-37 के अंदर जब वो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं मुस्लिम लीग की टिकट से खड़े हुए थे।
हालांकि दूसरे मुसलमान इस इलाके के अंदर कांग्रेस की टिकट पे भी खड़े Exactly, हुए थे। बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था, उस पे काफी लोगों ने सवाल भी उठाया हमारे खुद के अजीजों ने कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज आप ये करेंगे कल ये एक मुसलमानों का मुल्क बनेगा, तो आप क्या करने जा रहे हैं। तो उस पे मेरे परदादा का बड़ा क्लियर स्टैंड था कि मेरी शिनाख्त सिंधी की शिनाख्त है, जो अभी हमने पहले गेटवे ऑफ थर्ड डेजर्ट की बात की थी अमरकोट की, उसकी बेसिस सिंधु नदी है। बिल्कुल। यहाँ पे आम आपको पाए जाते थे उस जमाने के अंदर जब रेगिस्तान सूखा हुआ होता था, तो इस इलाके की अपनी एक शिनाख्त होती थी, सिंध से इसकी शिनाख्त थी। तो हम अपने आप को सिंधी कहते थे, हमारा उठना बैठना जीना मरना यहाँ के लोकल सिंधियों से था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो उस सब चीज को छोड़ के किसी दूसरी जगह जिम हो जाना, ये बात हमें कभी काबिले कबूल ना पहले थी ना आज है। इसलिए मेरे परदादा ने और मेरी फैमिली ने एक स्टांस लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर आपको पता है माइग्रेशन जब उरूज पे थी, 10-15 लाख लोग इधर उधर हो रहे थे। ये खित्ता जो बॉर्डर पे था, इस पे हार्डली 2% माइग्रेशन हुई। मतलब यहाँ का आदमी जब 75% हिंदू बसता था हमारे ओल्ड थरपारकर के अंदर, 1 से 2% आदमी उधर गया होगा, ज्यादा नहीं गया होगा। हालांकि हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा उथल पुथल हो रहा था, बिल्कुल, और हमारा इलाका नहीं हुआ। तो साहब ये हम पहुंच गए किले में। ये जहाँ तक हमने रिसर्च की है और जाना है तो 11th सेंचुरी में ये आपके बड़ों ने राणा अमर सिंह ने इसको बनाया था। इस पर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि कुछ कहते हैं कि कलोड़ा के दौर में बना था या सुमरा के दौर में बना था, इसके बारे में बताइएगा। कि अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि अमरकोट जो नाम है वो अमर सिंह के पीछे पड़ा गया। रही बात किले की, तो किले के बारे में आप सही कह रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कलोड़ों के दौर पे बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं कदीम है, कुछ लोग किताबों का हवाला दे के कहते हैं कि नहीं कलोड़ों ने बनाया। बाकी दूसरे लोग ये कहते हैं जो बाहर अभी हमने सन का साइन देखा था, वो सन एक राजपूतों का साइन रहा है। तो कलोड़ा भला अगर कोई किला बनाएगा तो उसमें सन का साइन क्यों यूज किया गया। तो अब एक पुख्ता चीज तो नहीं कह सकते, पर ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों के सामने रखी हुई हैं। इस पे थोड़ी रिसर्च आदमी को करना चाहिए आर्कियोलॉजिकली, ये जो ईंटें लगी हुई हैं क्या ये 250-300 साल पुरानी है या उससे ज्यादा। तो फिर मेरे ख्याल से हम जो है सही इस पे बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल। कंवर साहब, इस जगह के लिए कहा जाता है, ये जो ऊपर बना हुआ है हम आ रहे हैं, कि यहाँ पर राणा रतन सिंह को हाई ट्रीजन के चार्ज किया गया था और यहाँ पे फांसी दी गई थी। इसके बारे में बताइएगा, इसकी क्या हिस्ट्री क्या है इस जगह की। बेसिकली 1843 के अंदर जब अंग्रेजों ने सिंध कॉन्कर कर लिया था, तालपुरों को हरा दिया गया था, तो उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस दे रहा था तो यहाँ के सोडा राजपूत दे रहे थे। सही। और काफ़ी देर तक ये रेजिस्टेंस चली। सही। उसको लीड रतन सिंह कर रहे थे। फिर आखिरकार रतन सिंह को पकड़ा गया और सूली पे चढ़ाने देने का हुक्म दिया गया। सही। तो जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, अब ये फोकलोर है कि अंग्रेज ने पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश, तो उस पर रतन सिंह ने बोला मेरे हाथ खोले जाएं। हाथ जब खोले तो उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दे के सेट किया और बोला अब सूली पे बेशक चढ़ा दिया जाए मुझे। ये सुनने में ये भी आता है कि उस वक्त की जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने उनको पार्डन किया था, मतलब माफ़ी भी दी थी इस बात पे कि इनको फांसी न चढ़ाई जाए। तो इसमें क्या है कि उन्होंने क्यों उसको कबूल नहीं किया और इस पे हुआ? उसमें असल में क्या है, जो दूसरे थे राजा महाराजा इंडिया वाले साइड पे जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इनको ना फांसी पे चढ़ाया जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया था कि शायद फांसी पे चढ़ाने की वजह से और लोग गुस्से में आए और बगावत तेज हो जाए। तो लेटर आ गया था ऊपर से, पर लोकल आदमी यहाँ पे थे, जो पोस्ट ऑफिसर था, उसकी कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस थी रतन सिंह से, तो उसने जानबूझ के जब सूली पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद आके वो लेटर दिया गया। जब तक ये तो सही। ये जो तोबे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन से दौर की हैं और ये किस तरह है? ये तो उस वक्त सारी अंग्रेजों के दौर की हैं। उन्होंने ये किस वजह से यहाँ फोर्टिफाई किया हुआ था। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रूट है, हाँ, राजस्थान और सिंध के बीच में। हाँ, तो अमरकोट की स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन थी जी जी, वो बड़ी जरूरी थी। सिंध और राजस्थान के बीच के अंदर ये जो है एक था, इसको किला रखना अपने हाथ के अंदर जरूरी था ताकि इन्वेडिंग आर्मी इसको पीछे धकेले जा सके। तो यहाँ पे फोर्सेस उस जमाने में रुकती थी, इसलिए ये सारा फोर्टिफाई भी हुआ।
कुंवर साहब, सुनने में ये भी आता है कि यहाँ पर उमर मारवी की स्टोरी बड़ी एक मशहूर स्टोरी है, उस बारे में बताइएगा कि वो क्या था। उमर सुमरो बेसिकली बादशाह था उस वक्त उमरकोट पे। हाँ। तो वो किसी काम के सिलसिले या शिकार वगैरह के लिए गया हुआ था नगरवार पार्कर वाले एरिया जहाँ बालवा गांव है। तो वहाँ पे उसने कोई खातून देखी जिसका नाम मारवी था। वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके आ गए और किले में कैद किया। और फिर बोला गया कि मुझसे शादी करो। बट उनकी पहले एंगेजमेंट हुई भी थी मारवी की। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए, तुम भले कितने बड़े बादशाह क्यों ना हो, शादी मैं तुमसे नहीं करूँगी। तो उमर सुमरो ने उसे बड़ा समझाने की कोशिश की, बड़ी हर चीज़ आजमाई, पर वो नहीं मानी। और आखिरकार उमर ने उसको अपनी बहन बना के उसको वापस उसके अपने गांव छोड़ के आया। अभी सर जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है सारी ये इस किले की और सब कुछ वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है जी। उस वाले से अभी यहाँ पे मेंटेनेंस के हिसाब से क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं यहाँ की जो इसमें काफी टाइम बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और आपने देखा होगा सारी दीवारें शिवारें जो हैं ये अभी हालिया ही बनी है, उससे पहले किसी ने इतना तवज्जो नहीं दिया था। ये बाहर की जो जी बिल्कुल मेंटेनेंस वगैरह बिल्कुल इसको अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर बहाल किया गया है। सही। और म्यूजियम के अंदर थोड़े बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम्स थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने एक नया बिल्कुल म्यूजियम बनाया गया है। और इस मेन जो भी चीज़ें थी इसके लिए कि उसको रिस्टोर की गई हैं। करेक्ट। अभी कहाँ लेके चल रहे हैं सर? म्यूजियम पे चलते हैं। ये जी पुरानी चीजें रखी हुई हैं, स्वॉर्ड्स हैं कदीमी 200-300 साल। ये कौन से जमाने की हैं? ये तकरीबन 200-300 साल आप समझ लें हो गई होंगी। ये उस जमाने की ढालें, आमरी, जंग किस तरीके से लड़ते थे जी। ये अंग्रेजों के ज़माने में जो बंदूकें, मस्किट्स वगैरह, इसमें कुछ मुगल आर्मरी भी पड़ी हुई है। हाँ सही। उस वक्त तो आ गई थी, गन्स हर कोई यूज़ करता था जी। और ये पुराने कोई आर्ट के पीसेस पड़े हुए स्पेशली रिलेटेड टू मुगल एरा। और ये किस चीज़ का मैप है सर? ये उस वक्त की मेरे ख्याल से मुगल एम्पायर दिखाया जा रहा है। साउथ इंडिया को छोड़ के अदरवाइज सब जगह इनका तकरीबन राज था एट द पीक ऑफ देयर रूल। राइट। और ये किताबें सर कौन से ज़माने की हैं? किताबें मुख्तलिफ हैं, कुछ अकबरनामा और ज़माने की हैं, कुछ अलग अलग स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी हुई हैं इस तरीके से। ये अबुल फजल की है जो लिखी हुई है थी। ये पुराने आर्टफैक्ट्स हैं जो जैन टेम्पल से मोस्टली रिलेटेड स्टैच्यूज वगैरह। ये क्या चीज़ है ये सर? ये इसमें हिंदी भी लिखा हुआ है। ये स्टोन था, लिखा हुआ है एक्सकवेशन के वक्त यहाँ पे जो उमरकोट में काम हो रहा था तब ये मूर्ति पाई गई। अब अगेन वही आपका सवाल, किसने फोर्ट बनाया? अगर तो कलोड़ों ने बनाया था तो ये मूर्ति और ये हिंदी में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन कहाँ से आई? तो ये वो चीजें जिस पे तहकीक करना जरूरी है ताकि हम असल हकीकत पे पहुंचे। सही। ये जो है बहुत एक हार्ड स्टोन है और इस पे आप देखें कितनी इंट्रिकेट कार्विंग हुई हुई, यहाँ तक जो औरतें उनकी ज्वेलरी तक आप देख सकते हैं। तो ये बताता है द लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप जो यहाँ पे लोगों के पास थी 1000 साल पहले। राइट। आज की दुनिया में मेरे ख्याल से कोई मशीन ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये ज्वेलरीज वगैरह ये कौन से ज़माने की है सर? ये ज़माना ये तो पुरानी है बट ये लोकल इस तरीके से ही पहनी जाती हैं। हाँ। यहाँ की लोकल ज्वेलरी है उसको दिखाया गया है। ये फिर अगेन पुरानी मूर्ति। सही। ये पारसनाथ जिनको जैनीज बहुत मानते हैं उनकी है मूर्ति। वो महावीर को भी जैनीज मानते हैं। उनके मेरे ख्याल से कोई 24 गुरु थे, तो उनमें से एक महावीर थे, एक पारसनाथ थे। सही। कौन साहब ये तस्वीरें ऊपर लगी हुई है मैं देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये कौन जी सा टेम्पल है ये? जैन टेम्पल्स हैं नगर पार्कर के अंदर। हाँ। अगेन 700, 800, 1000 साल पुराने। सारा मार्बल का बना हुआ है और बहुत ही इंट्रिकेट
कार्विंग आप देख सकते हैं। बिल्कुल। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और ये इनकी वही मायने रखती हैं जो सिख हमारे भाई हैं उनके लिए गुरु नानक की जगह। तो इतने ओल्ड हेरिटेज सिस्टम को सर, इतना रिच कल्चर है सिंध का, आप नहीं समझती कि इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, इसको स्टोर किया जाए, रिस्टोर किया जाए? उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप? सही कह रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बट सैडली कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जो इन टेम्पल्स को इसकी सही हालत में रिस्टोर करें। मेरी कल्चर मिनिस्टर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने यूनेस्को वालों को लिखा है कि वो हमें आदमी कोई दें जो इस चीज को वापस उसके हालत के अंदर जो है रिस्टोर करके दे। सर हम देखते हैं कि जैसे बाहर दूसरे जो अब्रॉड में या इंडिया में जो दूसरे इस तरह के ओल्ड हेरिटेज कोई फोर्ट हैं या किले हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, उनको रिस्टोर किया जाता है, वहाँ पर टूरिज्म को एक्टिव किया जाता है। उस हवाले से आपने आपकी सिंध गवर्नमेंट में आप भी पार्ट हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो आप लोगों ने क्या पार्ट्स लिए हैं, क्या रोल अदा किए हैं कि इस किले को टूरिज्म के लिए भी एक्टिव किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने 2-3 साल पहले या उससे पहले हालत देखी होती किले की तो वो और भी खस्ता थी। इस पे भी सिंध गवर्नमेंट ने पूरा अपना इनिशिएटिव लेके जो बाउंड्री वॉल है उसको उसकी असल शक्ल के अंदर बहाल किया है। प्लस हमारा म्यूजियम खराब हो रहा था, ये एक नया म्यूजियम बनाया है। बट यू आर राइट, लॉट नीड्स टू बी डन स्टिल, और यहाँ पे ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए, ज्यादा आगाह देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, अकबर वाज बोर्न हियर, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि अमरकोट है क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप हमें वहां पे भी लेके चल रहे हैं जहाँ पे वो वहाँ पे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। कंवर साहब, ये अंग्रेज का एक कब्र है यहाँ पर, वो अंग्रेज तो चले गए, इसको क्यों नहीं लेके गए? ये क्या बात है? ये जी डिप्टी कमिश्नर थे उस जमाने के, हाँ। एडवर्ड वाटसन साहब। कहते हैं कि वो जब यहाँ पे रहे तो उनका बड़ा लगाव हो गया था इस इलाके से, लोग भी उन्हें पसंद करते थे। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी जब इंतकाल हो तो मुझे यहीं दफनाया जाए। तो फिर उनकी याद के अंदर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने ये जो है इनकी कब्र यहीं पे रखी गई। सही। और ये कितना अरसा सर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रहे थे? ये आई गेस बिलीव, अभी पूरा टेन्योर तो मुझे नहीं याद, बट आई बिलीव को 8-10-15 साल रहे हैं यहाँ पे। मतलब उनकी मोहब्बत और यहाँ पर इतनी उनकी अटैचमेंट हो गई थी कि उन्होंने वसीयत करके गए थे यहाँ पर। जी सही। कुंवर साहब, ये मेरे ख्याल से शहनशाह हिंदुस्तान अकबर साहब का यहाँ पर जाए पैदाइश की जगह आप लेकर आए हैं। तो कहा जाता है कि आपके जो बड़े थे इन 15th सेंचुरी, उन्होंने इनको यहाँ पर इनके वाल साहब को, हुमायूं को पनाह दी थी। इसके बारे में बताइएगा, ये क्या जी है? उस वक्त जो राणा ऑफ अमरकोट थे उनका नाम राणा प्रसाद था। जी जी। उस वक्त हुमायूं को शेरशाह सूरी ने शिकस्त दे के हाँ। दिल्ली से भगाया था, और हुमायूं भागते करते जो आखिरी रिजॉर्ट था प्लेस, दैट वाज अमरकोट। जब पहुंचे थे, जब सिर्फ 20 से 25 लोग ही उनके पास बचे थे, एंड उनकी जो बेगम थी हमीदा बानू साहब, वो भी उम्मीद से थी, तो ज़्यादा आगे भी नहीं ट्रैवल कर सकते थे। तो जब राणा प्रसाद के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला, सिंध की सकाफत है और हमारे राजपूतों की परंपरा कि कोई पनाह मांगने आया है तो उसको मना नहीं कर सकते। तो फिर उनको जगह दी, उनको रखा, 5-6 महीने उनकी फैमिली इधर ही रुकी, और यहाँ पे अकबर द ग्रेट जो है उनकी पैदाइश हुई। तो ये सर कहा जाता है और सुनने में भी आता है कि किले के अंदर मतलब इनकी पैदाइश थी। इस पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ पर फिर किले से दूर कैसे? फिर अब इस पे दो हैं। एक लोग तो कहते हैं कि पुराना जो किला था वो यहाँ पे हुआ करता था, पर उसके अगेंस्ट आदमी बोलते हैं कि यहाँ पे पुराने किले के कोई आसार आपको नजर नहीं आते। दूसरा रीजन ये है कि मेन फोर्ट वहीं था, पर राणा ने जो है अलग क्वार्टर्स जो हैं अलग उनको बंदोबस्त करके दिया था जहाँ पे उनकी फैमिली और लोग रह सकें, और यहाँ पे जो है फिर उनकी पैदाइश हुई। तो आपको कैसा फील होता है कि शहनशाह हिंदुस्तान मतलब अकबर बादशाह, उनकी जब आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो हाउ डज इट फील? मतलब कोई ऐसा बादशाहों वाला फील होता है, नहीं होता है आपको? नहीं, एक जो फख्र महसूस होता है कि इतने बुजुर्ग हमारे थे जिनकी ये सोच थी कि जो बाकी राजा महाराजा जिस शेरशाह सूरी से डरते थे और पनाह नहीं दे रहे थे, वहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग थे जिसने ना शेरशाह सूरी की परवाह करी ना किसी की, सिर्फ अपने धरती सिंध का देखा, जो मेहमान नवाजी का, और खुद की परंपरा को बरकरार रखा, और जिंदगी और मौत से खेल के और ये फैसला किया। जबरदस्त।
दादा हैं राणा चंद्र सिंह साहब। जिस दिन पीपल्स पार्टी बनी थी आई बिलीव 67-68 के अंदर, उस दिन की तस्वीर है। उस दिन मेंबर्स आके पीपल्स पार्टी के अंदर से अपने सिग्नेचर्स दे रहे थे। मतलब आपके जो दादा थे वो फाउंडिंग मेंबर भी थे पीपल्स पार्टी के? बिल्कुल, मतलब वन ऑफ द फाउंडिंग फैमिली ऑफ पीपल्स पार्टी। जबरदस्त, गुड। और ये वालिद साहब हैं, पीछे सरदार मेहर साहब हैं। सर तो ये इस बारे में एक सवाल पूछते हैं आपसे कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी में और अभी की जो पीपल्स पार्टी है उसमें कितना फर्क है? आप क्या इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखें, अब जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो अब हर दूसरे दिन तो पैदा नहीं हो सकते, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी भी अगर पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे, जितने भी नेशनल इश्यूज हैं उस पे सबसे आगे होगी, चाहे 18th अमेंडमेंट हो या चाहे जो छोटे सूबे हैं उनको उनके हकूक दिलाने की बात हो और जमहूरियत की बात हो, तो अभी भी पीपल्स पार्टी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। और अभी जो बिलावल साहब की जो पॉलिसी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पॉलिसी है, उस बारे में आपका क्या कहना है? पॉलिटिक्स के अंदर और जमहूरियत के अंदर वर्डिक्ट जो है अवाम देती है। 2007 के अंदर पीपल्स पार्टी को उतना इक़्तिदार नहीं मिला था, अक्सरियत नहीं मिली थी जितनी 2018 में मिली है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू बिलावल भुट्टो साहब, जिन्होंने इस दौरान पार्टी को लीड किया है। और इनके बारे में आप सर बता दें क्या सर? ये जी सरदार साहब हैं और दूसरे आर्मी जनरल थे। उस वक्त कोई मीटिंग थी, उसमें वालिद साहब और वगैरह सारे थे। जबरदस्त। बाकी ये मेरे फादर की शादी की तस्वीर है, फिर इस साइड मेरी तस्वीरें। ये जो आप गए थे इंडिया, वहाँ पर जो आपने शादी की है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबा की भी इंडिया की है। अच्छा, जबरदस्त। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राणा अर्जुन सिंह, जिनका जिक्र हो रहा था, इलेक्शन में खड़े हुए थे, ये बीच में बैठे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये सारे यहाँ के सरदार हैं। ये रईस सईद खान है, हमारे पड़ोसी जमींदार, वो थे। ये सारी ट्रेन भर के गई थी बीकानेर। ये तस्वीर बीकानेर की है। और इसमें आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस पग के अंदर और इस पग के अंदर। पग में भी डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल, ये अलग हर अलग पग बता देता है जी, दिखाती बिल्कुल। ये फिर वापस तस्वीरें हमारी जयपुर के अंदर हुई थी। बाबा सही। सर ये मैं मूछे देख रहा हूँ आप सबकी मूछे, ये इसके पीछे क्या राज है? ये घूमी हुई मूछे आप बस राज को राज ही रहने देना चाहिए। ये मेरे परदादा, उसी वक्त इलेक्शंस के टाइम की तस्वीर है ये। हाँ। राणा अर्जुन सिंह साहब, ये उनके वालिद साहब राणा पीरदान सिंह। ये मेरे दादा की 50s के अंदर शिकार की तस्वीरें हैं। ये अलवर के अंदर टाइगर शूट किया था, तकरीबन 10.5 फीट का था। फिर ये लेपर्ड की शिकारें। जबरदस्त। अगेन माय ग्रैंडफादर्स वेडिंग, ये अजमेर के अंदर हुई थी। जबरदस्त। अगेन यहाँ से लोग गए थे पाकिस्तान से, अजमेर जी। जबरदस्त। और फिर ये ग्रेट इंडियन वल्चर कहा जाता है, काफी बड़ा, ज्यादा कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये। हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त। काफी हिस्टोरिकल पिक्चर्स आपने यहाँ पे रखी हुई अपने पास, बिल्कुल गुड। ये चीता देख रहे हैं, ये कहाँ से आया? ये जी लेपर्ड, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शिकार किया था इसका, और आपने फिर उसको यहाँ पे हाँ, रखा? ये दादा ने संभाल के रखा हुआ। जबरदस्त। कंवर साहब, हिंदू कम्युनिटी के सबसे बड़े राणा होने की हैसियत से आपके पास यहाँ पे जो मसले मसाइल दरपेश आते होंगे अपनी कम्युनिटी के, उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, मसले की नौयत पे डिपेंड करता है कि वो मसला किस चीज़ का है। क्या वो एक लीगल मैटर है, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है हम डीसी साहब वगैरह से बात करते हैं। पुलिस का मैटर है तो हम पुलिस फोर्सेस जो हमारे हैं उनसे बात करते हैं। कोई समाजी या राजूनी मामला है तो जो भी अग्रीव्ड पार्टीज हैं या जिससे भी मैटर रिलेटेड है तो उससे बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस इलाके में, वो है राजूनी। राजूनी जब हम कहते हैं तो दोनों पार्टीज जो भी हैं वो उनको इस ऐसे नौयत पे लाना है कि दोनों राजी होके जाए। हमारा मतलब कि जो फकर हम जिस चीज में महसूस करते हैं, जो हमारा कल्चर रहा है कि अगर 10-20 लोग या 2 पार्टीज गुस्सा हुई हुई, रूठी हुई हमारे घर आती हैं, हम उन्हें चाय पानी खाना खिलाएं और हमारे घर से ही वो राजी होके जाती हैं, तो वो हमारी अचीवमेंट है। और उसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास अपना मसला लेके आए वो हमारे घर से निकले तो दोस्त और भाई बन के निकले। जबरदस्त। ये हमारी इसमें होती है। और सर आपके काफी आना जाना भी होता है, आप इंडिया भी जाते हैं, आपकी शादियां भी वहां पर हुई हुई हैं। हाउ डू वी फाइंड पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? देखें, मैंने जो फील किया है
कि जब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है। बदकिस्मती से इन 70 सालों में हमने पता नहीं एक यूफोरिया, एक फोबिया रख लिया है, हिंदू भारत मुसलमान पाकिस्तान। ये कभी नहीं था। ये बरे सकीर जब से आज से 1300 साल के जो हिस्ट्री रही है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहा है। बिल्कुल। सिंध की सबसे बड़ी मिसाल है। 712 के अंदर अरबों ने कॉन्कर किया, उसके बाद से मुस्लिम रूल कायम हुआ, मुसलमान यहाँ रहा है। कभी आपने हिंदू मुसलमान फसादात नहीं सुने होंगे। आप मुगल रूल देख लें, उसमें भी हिंदू बड़े बड़े ओहदों पे आपको पाए जाए होंगे, आपस में साथ रहे, कहां पे आपको फसादात नजर नहीं आए। बदकिस्मती से ये 70 सालों की जो तारीख है, इसमें जो हमने करिकुलम पढ़ाया है, उसमें हमने ये पढ़ाया है कि भाई हिंदुओं ने आपसे जुल्म किया यहाँ पे, वहां पे पढ़ाया जाए कि मुसलमानों ने ये करा। हालांकि ये नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, कहते हुए अजीब लगता है, पर कायदे आजम साहब जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया, उस पे ही काफिर आजम का इल्जाम लगाया गया। दूसरी तरफ गांधी जी थे, उनको भी उनके हिंदू ने गोली मारी। आपस में कहीं लड़ाई नहीं थी। हमें हमारी न्यू जनरेशन को यह बताना है कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हिंदुओं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दीगर कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस रही हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू लोगों को पढ़ाना है, इंडिया के लोगों को पढ़ाना है कि मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटीज जो हैं, उनकी भी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं उस मुल्क के लिए। बिल्कुल। तो ये कोई हिंदू मुसलमान आज नहीं आया, सदियों से यहाँ रहा है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, इतना क्यों इश्तियाल पाया जाता है हिंदुस्तान में कि वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ पर मीडिया की भी काफ़ी इस हिसाब से ब्रेन वॉशिंग हो रही होती है अपने वहाँ के लोगों के लिए कि पाकिस्तान मतलब एक ये है, और आपका एक गलत नैरेटिव मतलब एक पास किया जाता है। उस बारे में बताएं, ऐसा क्यों है? मतलब जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास जो हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, आपके मुताबिक आप भी यहाँ पर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पीस यहाँ पर देखने को मिलता है। वाई इज़ दैट कि इंडिया पर वहाँ पर जब ये चीज़ दिखाई जाती है तो एक अलग ही नैरेटिव होता है। जो इंडियन वहाँ से आ रहा होता है वो डरा हुआ होता है, या उसके खिलाफ इतना मतलब एक साजिशी उसका क्रिएशन। बदकिस्मती से पहले सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी वोटों के लिए, उसमें जिसका जो नैरेटिव बिके उसमें आप गाली गलौज कर दो। अब मीडिया आया है, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जब तक लिए रेटिंग्स न मिले तब तक लिए आपका मीडिया का शो जो है वो खारिज नहीं चलता। आज मैं यहाँ पे भाईचारे की बात करूं, मुझे 5 लाइक्स नहीं मिलेंगे आपके इसी शो पे। आज ही मैं बैठ के जो गालियां देने लग जाऊं तो वो 5 लाख लाइक्स हो जाएंगे। बिल्कुल। ये जो जब तक लिए हम हमारी मेंटालिटी नहीं बदलेंगे, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बदकिस्मती से ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है, और इतना ज्यादा वहां पे ये हो गया है कि वो सोचते हैं पता नहीं क्या का क्या हो गया। अब यहीं पे मैं बैठा हूं, इंडिया में बड़ा सवाल उठाया जाता है कि भाई मंदिरों पे बड़े हमले हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास देवल जी का थान है, हजारों सालों से मंदिर कायम है, और पिछले 40-50 सालों में से तो आबादी भी मुसलमानों की है, पर कभी किसी ने कोई कंकर भी उसके गेट के सामने नहीं फेंका होगा। हिंगलाज माता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे हिंदू राजपूत हिंदुओं के हैसियत से सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। आज वहां का बलोच मुसलमान उसे नानी मंदिर कह के पुकारता है, उसकी हिफाजत वहां का बलोच मुसलमान करता है, पर कभी ये बात मीडिया पे कोई हाईलाइट नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, कभी कुछ नहीं हुआ उस पे। माने हजारों हमारे यहाँ पे शिव मंदिर कराची का, अगेन बहुत बड़ा धाम है हमारा, मजाल है कभी किसी ने कुछ करा हो, पर ये चीजें बदकिस्मती से कभी कोई हाईलाइट नहीं करेगा। हाँ, पर गलती से किसी एक गलत शख्स ने एक कोई गलत हरकत कर दी तो सारे मुल्क के पीछे पड़ जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। आज भी आपने सुना होगा, आई बिलीव पिशावर या किस साइड कोई एक हरकत हुई थी। देखें, एक फर्द कुछ भी कर सकता है। आज मैं बेहसत एक फर्द किसी भी मुसलमान को गोली मार सकता हूं, पर इसका यह तो मतलब नहीं है कि पूरी हिंदू कौम उस मुसलमान के खिलाफ है। अब उन लोगों ने अगर कोई शरारत करी, मुझे फख्र इस बात का होता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पुलिस को स्टैंड बाय कर दिया, 132 लोग उनके सस्पेंड कर दिए, आईजी, डीआईजी, एवरीवन वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। यही एक चीज है, गवर्नमेंट क्या करती है। हमें फर्द को नहीं देखना है,
फर्द तो कुछ भी शरारत कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है। देखना ये रियासत क्या करती है। एंड आई कैन से इट वेरी प्राउडली, और आंखों में आंखें डालकर, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें मालूम है हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, हमारी चाहे पुलिस फोर्सेस हो या हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमें मालूम है हमारा कोई बड़ा त्यौहार होता है, सबसे पहले हमें अकेले में बुलाया जाता है। आपका कौन कौन सा त्यौहार आ रहा है, किस दिन आ रहा है, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए, आप हमें बताएं। लाल शहबाज कलंदर पे वाकया हुआ, उसके फौरन बाद हमारे पास यहाँ पे महाशिवरात्रि का इवेंट था। पूरे सूबे की फोर्सेस शिव मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी कि ऐसा ना हो कि हम हमारा रिलीजियस वो सेलिब्रेट ना कर सके। तो ये चीजें बदकिस्मती से कोई हाईलाइट नहीं करता, और ये हाईलाइट करने की जरूरत है। और जो हमारे हिंदुस्तान से दोस्त आते हैं, जब पर्सनली वो आते हैं, वो जब घूमते हैं, देखते हैं, तो वो खुद मानते हैं उनका जो नैरेटिव हमें फिर चेंज होता बताया है। गया है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है, इसमें हमें चाहिए कि एक दूसरे के पास आए जाएं, इससे काफी शक व शुबात कम हो सकते हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशंस ये होगी दोनों देशों के गवर्नमेंट को कि आप स्टूडेंट प्रोग्राम्स बनाएं, आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियां एक दूसरे के मुल्क आए जाएं, ताकि ये यूथ को पता लगे कि जो हम एक दूसरे के बारे में सोच के बैठे हैं वैसा नहीं है, एक ही खून है और एक ही समाज हजारों सालों से रहता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। तो ये दूरियां खत्म करनी बहुत जरूरी है। जबरदस्त, गुड सर। सर और दूसरी बात ये कि आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं। आपने अपने इस इलाके के हिसाब से यूथ के लिए या कोई बेटरमेंट के लिए, एजुकेशन के हिसाब से या दूसरे किसी ऐसे कोई रिफॉर्मेंट के हिसाब से क्या काम किए हैं? देखें, एज बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, हमारा सबसे बड़ा जो मेन चीज है कि कोई भी इशू आए उस पर बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, वो बात और इशू हाईलाइट करना जरूरी है, और जो कंसर्न इदारे हैं वहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो वो कोई भी इशू आता है उस पर हम जरूर बात करते हैं, और जो इस फोरम पे करनी चाहिए उस पे करते हैं, और उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इशू रिजॉल्व हुआ जाए। सर बिफोर पार्टीशन, या हम देखते हैं कि 1965 की वॉर से पहले या 71 की वॉर से पहले जो इंडिया से हुई थी, तो यहाँ के जो लोकल जो हिंदू कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में थी उस वक्त, तो उनका आना जाना बॉर्डर के पास होता था, इजी अप्रोच थी। और उसके बाद जब वॉर हुई तो उसके बाद फिर इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ गई। वो अपने रिलेटिव से मिलने जाते थे या कोई ऐसा त्यौहार आता था तो मिलते थे। तो अभी आपके मुताबिक क्या वो डिफ़िकल्टीज और मज़ीद बढ़ गई हैं? कोई वीज़ा के हिसाब से जो होता है, कोई ऐसा कुछ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरा बिल्कुल कुछ? पहले तो पोरस बॉर्डर होता था, कोई फेंसिंग नहीं होती थी, तो लोग आराम से आ जा सकते थे। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि डिप्टी कमिश्नर एट दैट टाइम हैड द पावर टू इशू वीजास। आप डीसी के पास जाते थे, डीसी लिख के देता था, आप इंडिया जाते थे, सामने डीसी या एसपी के ऑफिस जाते थे, अपनी एंट्री कराते थे। बट फिर जब से थोड़े हालात खराब हुए, फेंसिंग भी हो गई, अब तो वीजा रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वीजा रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी स्ट्रिंजेंट हैं, आसानी से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। फिर एक ही रूट है हमारे पास यहाँ के लोगों के लिए ट्रेन का, वो जब बंद हो जाती है तो फिर लोगों को और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट सोर्स। 500-600 रुपए में आप पहुंच सकते हो, ये अगर आप खत्म कर देते हो तो फिर आप बाय वागा जाओ, तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और वो भी अगर बंद हो जाता है तो बाय एयर का ऑप्शन है जो बेचारा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर जब कोई राणा जो होते हैं वो स्वर्गवास हो जाते हैं या इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनको जब ले जाया जाता है तो शहनाइयों के साथ ले जाया जाता है और बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। बेसिकली उसको वैकुंठी कहा जाता है। वैकुंठी के अंदर आप देखेंगे तो उसको सीधा बैठाया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसी जिस तरीके से जिंदगी में राणा रहा है अपना सर उठा के, तो जाते हुए भी सर उठा के जाएगा। और शहनाइया वनाइया का ये है कि धूमधाम, सारी जिंदगी धूमधाम से रहा है तो मरते हुए भी धूमधाम से जाएगा। ये बेसिकली एक मैसेज होता है अपने लोगों को कि हमें मौत से परवाह नहीं है। और जो दूसरी रिचुअल उसको फॉलो करती है वो ये है कि उसका बेटा, राणे के बेटे को इजाजत नहीं है कि वो अपने वालिद की बॉडी को लेके जाके अंतिम संस्कार करे, जो हर बेटे का फर्ज बनता है। उस पे ये लाजिम है कि वो गादी पे बैठे। इतना उसको दिल का पक्का होना चाहिए कि अपने फादर की बजाय शमशान घाट में जाके अंतिम संस्कार करने की बजाय गादी पे बैठ के ये मैसेज दे कि मेरे लिए मेरे घर वाले जरूरी नहीं, मेरे लिए मेरे लोग जरूरी हैं। सही। तो ये एक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे।
और एक कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने लोगों से, अपने धरती से कितने कमिटेड हो कि आपको अपनी फैमिली रिलेशंस की भी कोई परवाह नहीं। ज़बरदस्त सर। कोई कंवर साहब जैसे मतलब कि एक हमने सुना था सपूत और कपूत का आपकी फैमिली में कोई नाम होता है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये क्या चीज़ है सपूत और कपूत? सिंपल है, सपूत वो है शख्स है जिसकी वजह से उसके फादर का, वालिद का छाती फखर से फूले और सर फखर से बुलंद हो। कपूत वो है जिसकी वजह से वालिद को शर्म हो। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एक मैंने इंटरव्यू में देखा था, आपके वालिद साहब ने कहा था कि मतलब कि अगर बच्चों के लिए क्या करना, अगर सपूत होगा वो बेटा तो खुद ही कर लेगा, और कपूत होगा तो मतलब उसको देंगे तो वो तो मतलब वो खत्म ही कर देगा, लुटा ही देगा। बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से आप क्या, हम तो देखते हैं कि आप सपूत नजर आ रहे हैं हमें। तो आपको वालिद साहब से पूछना पड़ेगा ये सवाल। बिल्कुल। थैंक यू कंवर साहब, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। और आखिर में जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि एनी मैसेज फॉर अ यूथ जो हमें देख रही है उनके लिए कोई मैसेज, कोई एडवाइस? मैसेज मेरा यही है कि जो चीज़ आपका दिल करे वो आप करें, दिलो जान से करें, पर एट द एंड ऑफ द डे ये सोचें कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, हाउ एम आई गोइंग टू सर्व माई कंट्री एंड माई पीपल। हमारा सोच ये होनी चाहिए, उसके बाद जो भी आप करना चाहें करें। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की शनाख्त कंवर करनी सिंह। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और एक्सप्लोर भी किया होगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।